हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन टारगेट है अभी के लिए जून 2026 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना। इसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें कल हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिनका मेन उद्देश्य था कि आपको क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी समझ हो जाए। और आज से हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे कि हर दिन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं और पेपर वाइज करेंगे। अभी जैसे ये है जुलाई 2016 का पेपर सेकंड, जिसमें 50 क्वेश्चंस थे, तो हम उन 50 क्वेश्चंस में से आज जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, अपर्दन का सामान्य चक्र संबंधित है, बताओ। ए हिमनदी अपर्दन, बी नदी अपर्दन, सी समुद्री अपर्दन और डी पवन अपर्दन। तो अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, जो अपर्दन का सामान्य चक्र है यह संबंधित है मेनली नदीय अपर्दन से। नदीय अपर्दन इसका सही आंसर होगा। तो नदी द्वारा अपर्दन चक्र, जिसे हम सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं, यह 1899 में दिया गया। 1899 में किसने दिया था? इसे और क्या नाम है? भौगोलिक चक्र, ज्योग्राफिकल साइकिल भी कहते हैं। और इसे दिया था मॉरिस डेविस ने, जो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता था, उन्होंने दिया था इसे। और इनकी बुक का नाम है जिसमें इन्होंने दिया था, उस बुक को कहते हैं ज्योग्राफिकल ऐसे। तो मॉरिस डेविस ने ज्योग्राफिकल ऐसे नामक किताब में सामान्य अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था। और इसे सामान्य चक्र क्यों कहते हैं? सामान्य अपर्दन चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि बहते जल का कार्य अपर्दन के साधनों में सबसे अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं। मतलब ये मान लो कि जो सबसे ज़्यादा करेगा उसी को जनरलाइज कर लेते हैं, इसलिए नदी द्वारा अपर्दन को सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होती है को कहा जाता है। ए क्रमवती, बी अनुवर्ती, सी अक्रमवती, डी पुनः क्रमवती। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना मतलब जो चट्टान, उस भौगोलिक क्षेत्र की चट्टानें हैं, उस द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा अपर्दन चक्र है जो नहीं होता है? अब बात करते हैं, एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। पहला है क्रमवती। क्रमवती जैसे अगर ये एक पहाड़ी है या कोई स्थलीय स्थान है जहाँ पर उच्चावच बना हुआ है, तो इस उच्चावच का अनुसरण करते हुए जो नदी धारा प्रवाहित होगी उसे कहेंगे क्रमवती। ठीक है, धरातल का अनुरूप प्रवाहित हो रही है। दूसरा अनुवर्ती, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा अक्रमवती, क्योंकि ये अपवाह प्रतिरूप का फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई एक धारा प्रवाहित हो रही है और ये अनुसरण कर रही है किसका? चट्टानी क्षेत्र या भौगोलिक संरचना का अनुसरण कर रही है, तो इसे कहेंगे क्रमवती, क्योंकि ये क्रम के अनुसार चल रही है, तो इसे क्रमवती कह देंगे। कोई धारा इससे अब
90 डिग्री पर आकर मिलती है। ठीक है, और एक धारा इस नई धारा से आकर मिल रही है। ठीक है, और एक और धारा इसके विपरीत दिशा से आकर मिल रही है। ठीक है, चार धाराएं हमने देख ली। पहली जो अनुसरण करती है किसका, चट्टानी क्षेत्र या भौगोलिक संरचना का। दूसरी पहली के लंबवत आकर मिल रही है। तीसरी पहली धारा का ही अनुसरण कर रही है लेकिन दूसरी में आके मिलती है। और चौथी इस पहली धारा के विपरीत दिशा से आकर मिल रही है। तो ये इधर से, ये इधर से, और ये इधर बह रही है, और ये इधर जा रही है। तो इनको क्या कहेंगे, जो पहली है उसे कहेंगे क्रमवती, कॉन्सिक्वेंट, मतलब ये भूमि की प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बह रही है। दूसरी होगी अनुवर्ती, जिसे अनुवर्ती को कहते हैं सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट तो कमजोर चट्टानों के साथ में, जहाँ पर कमजोर क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ये समकोण पर आकर मिलती है। ठीक है, समकोण पर आकर मिल रही है, मतलब जो ये वाली धारा है, ये वाली, इसका नाम है सबसिक्वेंट। पहली वाली क्रमवती, दूसरी अनुवर्ती सबसिक्वेंट, और फिर उसके बाद में आती है तीसरी विपरीत, तीसरी नहीं चौथी का नाम हमने थोड़ा नाम ऊपर कर लिया है, तो इसे तीसरी मानो लास्ट वाली को, पुनः क्रमवती, जिसे रिसिक्वेंट कहते हैं। तो रिसिक्वेंट ये कॉन्सिक्वेंट के जैसी दिशा पर बाद में निचले स्तर पर मिल रही है। तो ये वाली है, इसे कहेंगे रिसिक्वेंट। और चौथी है जिसे कहते हैं विपरीतवर्ती, ऑब्सिक्वेंट। तो ये ऑब्सिक्वेंट है। तो पहली वाली है जिसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं क्योंकि ये ढाल के अनुरूप बह रही है। दूसरी जो इस पहली के समकोण पर आकर मिल रही है, तो इसे कह रहे हैं सबसिक्वेंट। और तीसरी जो पहली का ही अनुसरण कर रही है लेकिन निचले वाले क्षेत्रों में, तो इसे कहते हैं रीसिक्वेंट। क्या कहेंगे, रीसिक्वेंट। और चौथी जो पहली के विपरीत मिलती है, इसे कहेंगे ऑब्सिक्वेंट। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो अफवाह प्रतिरूप जो उसके प्रभावित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है। तो मूल संरचना के अनुसार इसका अनुसरण कर ही नहीं रहा, क्योंकि पहला देखो, पहला ये ढाल का अनुरूप बह रहा है, दूसरा भी निचले स्तरों पर है, और कमजोरी मतलब दो मान लो कि पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में होकर बह रहा है, तो पहाड़ियाँ नियंत्रित कर रही हैं इसके प्रवाह को। तो दूसरा भी है ना ढाल का अनुरूप या फिर है ना भौगोलिक संरचना के द्वारा प्रभावित हो रहा है। तीसरा ये भी है ना ढाल के अनुरूप ही है, लेकिन चौथा चित्र, तो चौथा है जो ढाल के विपरीत दिशा में है ना काटते हुए जाता है। जैसे इनका उदाहरण ले लेते हैं हम, इनके उदाहरण के रूप में आप कौन सी नदी को लेंगे, जैसे चंबल नदी है, तो चंबल नदी भी जो मेन भारत की ढाल है उसके विपरीत ही आकर मिलती है। भारत की ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर, और ये मिलती है पश्चिम दक्षिण से आकर मिलती है। ठीक है, यमुना मिलती है दक्षिण से आकर। तो ये एक आपके पास में एक मैप है, तो इसमें आप बताओ कौन सी नदी रिसिक्वेंट है, सबसिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, बताओ। तो जो ये पहली वाली है, ये वाली, ये है कॉन्सिक्वेंट, इसके 90 डिग्री पर आकर मिलने वाली है सबसिक्वेंट। इस 90 डिग्री वाली नदी में मिलने वाली नदी, ठीक है, ये आकर मिल रही है, तो इन नदी को कहते हैं, इसको
रिसिक्वेंट, रिसिक्वेंट, और जो ये वाली जो नीचे से जाकर मिल रही है इसे कहेंगे ऑब्सिक्वेंट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, श्वास पद का अर्थ क्या होता है? श्वास, तो तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पश्चवर्ती संचलन, क्या ये होता है? बी है तरंग रोध के पश्चात समुद्री तट पर समुद्री जल का त्रियक संचलन। तीसरा है तरंग रोध के पश्चात समुद्री तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन। और चौथा है तरंग रोध के पश्चात समुद्री जल का पार्श्ववर्ती संचलन। तो श्वास होता क्या है? आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, तो श्वास पद का अर्थ है अग्रवर्ती संचलन। तरंग रोध के पश्चात समुद्री तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन। तो अगर मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो लहर, जहाँ पर लहर टूटती है वहाँ पर 2 गतियाँ होती हैं। एक तो आगे की तरफ गति होती है, मतलब तट से स्थल की ओर पर पानी की गति कर रहा है, और एक जहाँ पर तरंग टूटी वो समुद्र में वापस आने की कोशिश करता है। तो जो आगे जाता है उसे अग्रवर्ती संचलन कहेंगे, और दूसरा जा रहा है वो पश्चवर्ती संचलन होगा। तो जो अग्रवर्ती संचलन है उसे कहेंगे श्वास। पानी तट की ओर आगे दौड़ता है, इसमें रेत तलछट जमा हो जाती है और डिपोजिशन होने लगता है श्वास की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें समुद्र से रेत है, किनारों पे जो मिट्टी जमी हुई है उसको लेकर ही आगे बढ़ता है, और पानी के साथ में है तो आगे जाके जमा करेगा ही करेगा। तो श्वास पानी तट की ओर आगे बढ़ता है और रेत और तलछट जमा हो जाती है जिसे कहेंगे डिपोजिशन। तो श्वास के कारण डिपोजिशन, श्वास से क्या होता है? डिपोजिशन होता है। फिर आता है बैकवॉश। बैकवॉश क्या होता है? जब वही पानी समुद्र की ओर वापस आने लगे, भाई टूटा और टूटने के बाद में जो पानी पीछे की तरफ वापस आने लग रहा है, तो ये क्या करता है कि पहले ही इसने पानी जो तलछट थी ये जमा कर दी, डिपोजिशन करने कार्य किया। अब पानी वापस तो लौटेगा, जब पानी वापस लौटा तो रेत को ये वापस खींच लेगा, तो इससे इरोजन होगा। तो ये बैकवॉश है। ठीक है, ओके, ये रहा डायग्राम। इससे अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, अब देखो, ये एक तरंग है, ये एक तरंग चल रही है समुद्र में, और समुद्र से के किनारे पर टकराई और इसकी ऊंचाई बढ़ी, और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही ये टूटने लगी। तो टूटती हुई तरंग वीक श्वास के रूप में आगे बढ़ी। अब ये आगे बढ़ रही है क्योंकि कमजोर है, टूट गई, टूटने के बाद में इसे एनर्जी नहीं मिल रही थी, कमजोर है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देगी। डिपोजिशन किया इसने, अब वापस लौटना है क्योंकि थोड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगी कोई भी तरंग, तो उसमें जो पानी है वो तेजी से नीचे की तरफ बहेगा। तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बैकवाश इरोड्स बीच। तो जब उसके पास में इरोजन करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास में तलछट होना चाहिए, जो उसके पास में पहले से यानी श्वास के पास है, और फिर उसमें वेग होना चाहिए, तो वेग भी मिल गया है ऊंचाई के कारण। तो इसके कारण तेजी से नीचे जाती है और इरोजन करने का काम करने लगती है। इस प्रकार श्वास है वो आगे बढ़ती हुई तरंग होती है, और बैकवाश है जो पीछे बढ़ती हुई तरंग होती है, लौटती हुई तरंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भूआकृति नहीं है? वैसे क्वेश्चन आंसर आपने देख लिया है, लेकिन फिर भी चलो। हिमजलीय निक्षेप से बनी भूआकृति नहीं है। हिमजलीय निक्षेप मतलब हिमोर से बनी आकृति नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इस पे गौर करो, क्या पूछ रहा है? नहीं। ड्रमलिन,
क्या निक्षेप से बनती है? हिमजलीय निक्षेप हिमोड। ड्रमलिन, ड्रमलिन एक ड्रमलिन क्या होता है बताओ? ठीक है, देखते हैं इसे। ड्रमलिन क्या निक्षेप से बनती है? एस्कर, एस्कर क्या होता है? हॉर्न और केम, ये चार चीज़ हैं। अब मुझे बताओ कि हिमजलीय निक्षेप इनमें से कौन सा है? हॉर्न, केम, ड्रमलिन या एस्कर? बताओ। तो निक्षेप से नहीं बनी हुई जो ड्रमलिन है ये भी निक्षेप से बनता है, एस्कर ये भी निक्षेप से बनता है, केम ये भी निक्षेप से बनता है, और हॉर्न होता है, ये इसका सही आंसर है क्योंकि हॉर्न अपरदन से बनता है। हॉर्न ये अपरदन से बनता है। ड्रमलिन, एस्कर और केम सभी हिमजलीय निक्षेप से बनने वाली आकृतियां हैं और हॉर्न हिम अपरदन से बनता है। अब इसको अच्छे से समझिए, हॉर्न बनता कैसे है? जैसे ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी हो गई। अब इस पहाड़ी से नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हिमनद प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित होने के कारण ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर अपना प्रवाह डाल रही है। तो प्रवाह डालने के कारण यहाँ पर क्या है कि अपरदन करना प्रारंभ कर देगी और धीरे धीरे काटती जाएगी। तो यहाँ से एक आरामदायक कुर्सी जैसी संरचना बनती जाएगी। आरामदायक कुर्सी जैसी संरचना बन गई, और जो इस आरामदायक कुर्सी वाली संरचना है ना, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं हम, एक बार सोच लो क्या कहते हैं, बताओ बताओ बताओ। सर्क, सर्क, कोरी, सब इसी के नाम है ना, तो सर्क कहते हैं। अब इस सर्क में पानी भर जाए तो नाम क्या हो गया इसका? सर्क है। अगर सर्क में हिमनद द्वारा पानी भर जाए या बर्फ जमा हो गई और पिघलकर पानी बन गई तो इसे कहेंगे झील। झील कौन सी? टॉर्न, टॉर्न झील कहेंगे। और जब ये सर्क है, मान लो ये पीछे हटता जा रहा है और इसने पीछे हटते हटते चोटी तक काट दिया है, तो चोटी तक काट दिया है और चोटी को दोनों तरफ से काट दे, ठीक है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से काट रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनते हैं अरेत बनते हैं लगातार। अरेत एक क्या होता है कि जैसे ऐसे कंगीनुमा आकृति बन जाती है। ये एक ऐसे समझो कि ये फ्रंट साइज है, वहाँ से एक सर्क बन गया और एक बैक साइड से सर्क बन गया, और लगातार ये ऐसे सर्क समांतर क्रम में बने हुए हैं, तो इनको कहेंगे अरेत। और जब कोई चोटी है, इस चोटी को चारों तरफ से काट दिया जाए, सर्क बन रहे हैं, चारों तरफ से सर्क बन गए, कम से कम तीन तरफ मान लो, लेकिन चार तरफ मान लो, तीन तरफ से बन जाए तब भी चोटी तो अनकट ही जाएगी ना, तो चोटी बन जाएगी। तो इस चोटी को जो बन रही है उसे कहेंगे गिरिशृंग, ठीक है। और दो तरफ, जैसे ये है कोई पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी हो गई और इस पहाड़ी पर ये एक सर्क बन गया और एक पीछे की तरफ सर्क बन गया, तो जो ये रास्ता बनता है ना, रास्ता, रास्ता जैसी संरचना, जिसे हम कहते हैं कोल, पैसेज बन रहे हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं कोल। और ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन एक निक्षेपित भू आकृति होती है जिसमें निक्षेपित भू आकृति है, ऐसे टोकरी नुमा संरचना बनने लग जाती है। तो दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी टोकरी में अंडे रखे हुए हैं, तो ड्रमलिन को टोकरी वाली संरचना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आप कोई डाउट? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टानी सामग्री को कहा जाता है। कोई भृगु है के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टानी सामग्री, इसे क्या कहेंगे? भृगु मतलब चोटी, चोटी के आधार के पास में निक्षेप अपर्दन निक्षेपण हो रहा है, उससे जो जमा असंपीड़ित चट्टानी पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? बताओ। उसे कहेंगे, ऑप्शन है जलोढ़क, मिश्रोढ़क, हिमोड और गाद। देखो, जो जलोढ़क होता है मेनली जल या नदीय क्षेत्रों में बनेगा, ठीक है, नदी द्वारा बनता है, उसे कहते हैं नदी द्वारा डिपोजिशन हो रहा है, उसे कहेंगे जलोढ़क। हिम नदीय क्षेत्र होते हैं हिमनद वाले, वहाँ पर बनेंगे हिमोडक। और जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बनते हैं मिश्रोडक और गाद। गाद तो कहीं भी बन सकती है। तो इसका आंसर है मिश्रोडक। भृगु कहाँ होता है? क्लिफ या स्लोप कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं समुद्री क्षेत्रों में, समुद्री किनारे होते हैं ना, जैसे मान लो कि भारत के में तमिलनाडु के आसपास का, या फिर उसके तटीय क्षेत्र हैं, तो जहाँ जहाँ तटरेखा है वहाँ पर अगर आधार को समुद्री लहरें काट देती हैं और जो चट्टानी क्षेत्र है वो समुद्र की ओर ऐसे निकला रहता है, एक सेकंड, ये ऐसे निकला रहता है और ये काट दिया है और ये समुद्र है, तो इसको कहेंगे, जो ये वाला है ना, ये क्षेत्र है, इसे कहेंगे निकले हुए, इसको भृगु कहेंगे। भृगु के नाम से ये जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो निक्षेप जमा हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर निक्षेप जमा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सब होते हैं। निक्षेप में सब क्या होते हैं? इसमें सभी प्रकार के चट्टानी पदार्थ, गाद, कण सब कुछ होते हैं, इसलिए इसे मिश्रोडक कोलुवियम कहा जाता है। तो सतही प्रक्षालन, सरफेस वॉश प्लस गुरुत्व से ये जमा होता है। यहाँ पर है ना प्रक्षालन हो रहा है, वॉशिंग हो रही है, और उसके साथ ही है ना गुरुत्व बल का प्रभाव है, उससे निक्षेपण हो रहा है यहाँ पर। और ये असंपीड़ित होता है। असंपीड़ित मतलब ये संगठित पदार्थ नहीं है, टुकड़ों में बिखरा हुआ है, इसे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कहेंगे। फिर बात आती है जलोढ़क। जलोढ़क क्या होता है? एलुवियम। एलुवियम, तो ये जलोढ़क होता है, नदी जल द्वारा लाई व जमा की गई सामग्री होती है ना, उसको जलोढ़क कहा जाता है। नदी के मैदानों या डेल्टा क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमोड, मोरैन। ये होता है हिमनद या ग्लेशियर क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर जमा की गई सामग्री होती है। ये अनसॉर्टेड या पुअरली सॉर्टेड होता है। अनसॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मोरैन है, तो मोरैन में निश्चित मात्रा में पदार्थ मिक्स नहीं होते हैं। निश्चित मात्रा मतलब ऐसे मान लो कि अगर कंकड़ पत्थर हैं, ये कंकड़ पत्थर ये एक परतनुमा अगर बह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें ये सारे एक साथ ही मिक्स हो जाएंगे, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, गाद, ठीक है, बर्फ, ये सब है ना ऐसे मिश्रित रहते हैं, कोई निश्चित है ना क्रम नहीं होता उनका, ठीक है, अनसॉर्टेड है। इनमें मिश्रण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इनका कोई एक निश्चित परत के रूप में नहीं है। जैसे मान लो अगर हम जलोढ़क की बात करें, तो जलोढ़क में क्या होता है, नीचे सबसे पहले मोटे कण होते हैं, फिर बारीक कण होते हैं, होते जाएंगे, फिर सबसे ऊपर गाद आ जाएगी। तो ऐसे है ना इनका सॉर्टिंग हो रही है, तो इन्हें कहेंगे सॉर्टेड। और जो मिश्रित रूप से मिक्स रहते हैं कहीं भी है ना, कैसे भी किसी भी परत में कोई भी आकार और साइज के पदार्थ पाए जा सकते हैं, उन्हें कहेंगे अनसॉर्टेड। तो कोई फिक्स्ड अनुपात या क्रम नहीं होता इनका। फिर गाद होती है। गाद बारीक कण है, कण वाली जो मिट्टी होती है उसे गाद कहा जाता है, सिल्ट को, और जमा जल द्वारा मुख्य रूप से जमा होती है, और साइज क्ले से बड़े और सैंड से छोटे साइज के होते हैं ये, ओके। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं
और मुझे लगता है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई खास डाउट होगा नहीं। अगर डाउट है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू रख सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल पर।